दो तीन चीज़ें पहले जो हम लोगों को समझना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेएसएससी जो पेपर 1 का जीएस का सिलेबस होता है वो आज नहीं, पिछले 5 सालों से एक ही चला रहा है। आप देख रहे हैं कोई भी एग्जाम होता है तो जो जीएस सेगमेंट का सिलेबस है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, वो कभी बदला है? नहीं बदला है। और उस पेपर के भीतर अगर हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और अगर उसमें दुर्दशा है तो अच्छा बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि उस पैटर्न ऐसा दिया हुआ है कि उस पैटर्न में सिस्टमेटिक तौर पर आप कितना पढ़ते हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। भारत के आस पड़ोस के देश के बारे में जानिए, अब उनके बारे में क्या जानिए क्या छोड़िए, भारत की संस्कृति के बारे में जानिए तो पूरी संस्कृति पड़ी हुई है, स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानिए तो पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, भारत की भौगोलिक जानकारी चाहिए तो उसके अंदर सब कुछ आ सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी चाहिए तो अर्थव्यवस्था से क्या बाहर होता है। वो अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है अगर सिस्टमेटिक तौर पर पढ़िए तब। लेकिन एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए, एग्जाम के पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन उठेंगे। हम अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट मेडिएवल में पूरा पाषाण काल होते हुए और सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता अगर पढ़ते चले जाएंगे तो कितना लंबा समय लेगा, और उसमें से पूरे इतिहास से आपको प्रश्न कितने आने हैं? 4 या 5, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीका तय होना बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस को ध्यान से देखिए, हाल के दिनों में एग्जाम पैटर्न को देखिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट पर प्रैक्टिसेस कीजिए तो आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है पढ़ने के बजाय। पढ़ने से तो कॉन्सेप्ट आता ही है, बेसिक तो वहीं से आएगा। लेकिन इसी को ध्यान में रख करके अगर आप लोगों का एग्जाम होता है, ये जो 30 क्वेश्चन अभी हम आप लोग को दिए बनाने के लिए, 50% पार करने वाले लोग 2 या 3 हैं, पूरे बैच में ही स्थिति हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या लगा आपको? नेचर से क्वेश्चन टफ था? क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन वो स्कोर में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे 2 ही लॉजिक हो सकते हैं। पहला, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के कुछ प्रैक्टिसेज आप नहीं किए हैं, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप जीएस पढ़े हैं लेकिन जीएस का जहां रीच होना चाहिए वहां तक आपकी पहुंच नहीं हुई है, और तो कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता हम लोगों के साथ, ठीक है? तो इन दोनों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम अगले महीने होता है, ठीक है, तो अब आपके पास समय है कहां? आपको इसी में कंप्यूटर भी पढ़ना है, मैथ का भी रियाज करना है, रीजनिंग का भी करना है, जीएस का करना है, झारखंड जीएस का करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको सूचना दे दें कि कुछ चीजें हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव आपको जानना चाहिए। पहला, झारखंड वाला सिलेबस को आप अगर रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आप देखे भी होंगे कि पतंजलि आईएएस एकेडमी का जो ऐप है उस पर झारखंड को हमने 2 महीने के लिए फ्री कर दिया है। 1 रुपए का भुगतान करके आप पतंजलि आईएएस एकेडमी पर जाकर के और झारखंड के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो सिलेबस में क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि एक सिस्टमेटिक तौर पर चीजों को जो सिलेक्टिव अप्रोच है आपको देख लेना चाहिए, तो आप वहां पर उसको डाउनलोड कर करके और पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि ये केवल दिया गया है जैसे सीजीएल एग्जाम तक के लिए, ठीक है? तो एक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आज जो जेएसएससीजीएल के संभावित क्वेश्चन, जो अनुमानित क्वेश्चन है मेरे अनुसार जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीधे तौर पर, उसका एक सीरीज हम दे रहे हैं, लेकिन ये सभी सीरीज यूट्यूब पर लाइव है नहीं होगा, चाहे यूट्यूब पर हम इसको नहीं कंडक्ट करेंगे। अगर आप इसको टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐसे ही जीएस के 30 टेस्ट जो हैं वो पतंजलि आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर रहेगा और आप जाके वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये दोनों चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि थोड़ा राहत मिलेगा कि आज आप सोल्व किए हैं तो कितना क्वेश्चन आया, कल सोल्व करिएगा तो कितना क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो बोलिएगा तो जैसे आज वाले क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं
वैसे ही हम लोग डेली 1 घंटे का एक स्पेशल सेशन अलग से रह करके और उसका प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन से बाकी चीजें भी आपके समझ में चीजें आएंगी। अभी मैं इसका एनालिसिस करूंगा तो आपको पता इसका चल जाएगा कि इसको किस प्रकार से अप्रोच के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, ठीक है। तो दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आपको, क्योंकि मैं झारखंड का भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा अभी 40 क्वेश्चन का, ठीक ना, तो उनको हम लोग को ऐसा लगता है कि अब ये टाइम है कि कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन से भी हम बताएंगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन निकलेंगे। 30 क्वेश्चन वहां ना है, लेकिन यहां से आपको लगभग 100 क्वेश्चन निकलेंगे और केवल उसका प्रैक्टिस करते चले जाइए। तो हमको नहीं लगता है कि आपको ज्यादा दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि जीएस में कम से कम 22 स्कोर तो प्लस करोगे तभी रिजल्ट के लिए अपने बारे में सोच सकते हो। जो 30 क्वेश्चन हमने आज दिए उसमें जो क्वेश्चन का नेचर था उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना होना चाहिए, 22 क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और चर्चा भी करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन खेल जगत से था। हाल ही के दिनों में हमने क्लास में खेल और खिलाड़ी भी आपको कराया था, ठीक ना। और एक और प्रयास हम कर रहे हैं जो हमको लगता है कि इस महीने के लास्ट तक तुम लोग, जो हरिओम टावर में ऑफिस खुला है वहां पर से जा करके ले लो, सिलेक्टिव तौर पर जो भी तुम लोग को डाटा चाहिए, मतलब एक बुकलेट 100 पेज का, ठीक है, जेएसएससी का हम दे देंगे, जीएस का, कि अंतिम में तुम लोग सिर्फ उसी को पढ़ो, ना ही को पढ़ो, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं है। तो उसमें सिलेक्ट किया हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सो डाला हुआ है, आप उसको चाहे तो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 50 पेज का नोट्स होगा, ज्यादा नोट्स नहीं होगा। मैंने लगभग जितनी सिलेक्टिव चीजें लगी हैं उसमें डाल दिया है, तो आप नोट्स को भी ले सकते हो। यानी समझो कि मैं अपना पूरा दरवाजा जैसे सीजीएल के लिए खुल चुका। झारखंड का प्रैक्टिस करना है उधर से कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो यहाँ ऐप पर जाके कर लीजिए, और क्योंकि वो आप ऐप को डाउनलोड करिएगा तो क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। वो परचेजिंग में हमने नहीं रखा है, ठीक ना, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि जीएस वाले सेगमेंट को जितना स्ट्रांग हम कर सके, तो उसके के लिए हमने इनिशिएटिव लिया कि लास्ट टाइम चल रहा है तो उसको करिए। और तीसरा, इसका जो भी एक सिलेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है वो गेस्ट क्वेश्चन आप 30 तारीख के बाद, अभी नहीं, ठीक है। उसमें 2-3 सेगमेंट और बचा हुआ है, और नहीं तो देखते हैं आधे नोट आज रिलीज करवा देंगे और बाकी कल 30 को रिलीज करवाएंगे, ठीक है, सूचना दे देंगे ग्रुप में। सबसे पहला खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोगों का, और एक क्वेश्चन है कि जो पिचर शब्द है, थोड़ा सा यहां पर स्पेलिंग एरर को सुधार लीजिएगा, एक गोल्फ वर्ड है, पिचर शब्द का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा जिसका, ये बेसबॉल से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन अगर शतरंज से रिलेटेड कोई 2 वर्ड एग्जाम में याद करके आपको जाना हो कि क्या पूछ सकता है, तो आपको जानना भी चाहिए। यहां से 2 वर्ड जो एग्जाम के सबसे फेवरेट वर्ड है, उसमें एक आता है बिशप और दूसरे का नाम होता है गैम्बिट। ये 2 वर्ड शतरंज खेल से आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं। इसी प्रकार गोल्फ से जाओगे तो एक बड़ा चर्चित वर्ड है जो एग्जाम में अभी पूछ रहा है, उसका नाम है ईगल, ठीक है। या इससे रिलेटेड एक और वर्ड अभी चलता है पॉपुलर, फोरसम, ठीक है। ये 2 वर्ड आपको कम से कम गोल्फ से रिलेटेड याद रहना चाहिए। अगर पोलो से संबंधित वर्ड याद करना चाहते हो तो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है मैलेट, ठीक है। खेल के अलग अलग विधाओं को तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन बेसबॉल से रिलेटेड वर्ड तो फीचर है ही, उसको तो याद ही रखिए। लेकिन इन वर्ड पर भी आपका कमांड होना चाहिए, बिशप और गैम्बिट जो शतरंज से रिलेटेड है, और दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, ठीक है, वो है गोल्फ, वहां से 2 वर्ड ईगल और फोरसम, और पोलो से मैलेट। इतना वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक पर कई क्वेश्चन हम लोग इसको देख सकते हैं। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और जनरली पाठ्यक्रम में ये बड़ा अलग टाइप का चीज है कि कैवर्ते विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है।
तो आपको बता दें, ये कोई समुद्रगुप्त के पीरियड में गुप्त वंशावली चल रही थी भारत में, ठीक है। तो यहां पर कोई विद्रोह की घटना है नहीं, कुछ विदेशी विद्रोह को छोड़ करके विक्रमादित्य के पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक छज्जू वगैरह कई विद्रोह हुए, ठीक है, लेकिन नाम से ही पता है कि विद्रोह उधर से रिलेटेड नहीं है। बलबन के पीरियड में भी नहीं जाएगा। ये आपको बता दें कि बंगाल में एक राजवंश का उदय हुआ था, पाल वंश, और पाल वंश के फाउंडर जो थे वे थे गोपाल। इसी वंश में आगे चल करके जो है सो धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और रामपाल जैसे राजा हुए। रामपाल अंतिम राजाओं की सूची में आते हैं व्यवहार मातृका से ऊपर में, ठीक है, और उनके पीरियड का ये विद्रोह है। लेकिन इसके पीछे कौन सा थॉट है कि इतनी गहराई से जाके जनरल क्वेश्चन उठता है, लेकिन अभी कई एग्जामों में क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। बड़े बड़े शासकों के विद्रोह नहीं पूछे जा रहे हैं, एंशिएंट और मेडिएवल के विद्रोह में इसको जरूर हाईलाइट लोग कर रहे हैं। तो गोपाल संस्थापक हैं। धर्मपाल पर क्वेश्चन भी आता है। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में सेटल हुआ था उसके फाउंडर थे, ठीक है। देवपाल इस वंश के सबसे महान शासक हुए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कैवर्ते का विद्रोह किसके पीरियड में हुआ है, तो रामपाल के पीरियड में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आइए, हमने जैसा कि आपको पहले ही, क्वेश्चन देखने में छोटे लगेंगे लेकिन ये क्वेश्चन छोटे नहीं है। कहता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना किस तिथि को आरंभ की गई, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो क्या आंसर होना चाहिए जी? हाँ, 2017 में इस परियोजना की शुरुआत की गई है और इसका टाइमिंग है 25 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है, जैसे मान लो भारत में क्या होता था कि सड़क परियोजनाओं का अलग अलग नेटवर्क होता था। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक परियोजना चल रही है, इसके अलावा बंदरगाहों को डेवलप करने के लिए अलग से परियोजना चल रही है, उसको सड़क लिंक से जोड़ने के लिए। इसी प्रकार सड़क निर्माण के लिए एक परियोजना एक्सप्रेसवे चल रही है। भारत के 4 मेगा सिटी को आपस में जोड़ने के लिए देखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चल रही है। यह परियोजना लाई इसीलिए गई है कि ये सभी प्रकार की अलग अलग चलने वाली परियोजनाओं को एक में आच्छादित कर लेगी, कवर कर लेगी, ठीक है। मतलब चाहे वो नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट हो, ठीक है, या जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनको सड़क मार्ग से 6 लेन 4 लेन से जोड़ना हो, किसी प्रकार का अपग्रेडेशन करना हो, तो ये सब काम इसके अंडर में आएगा। माना जा रहा है कि भारत सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है। और इसमें सरकार लक्ष्य लेके चल रही है कि लगभग 83,677, ठीक है, किलोमीटर नए सबसे आधुनिकतम सड़क का निर्माण करेगी और इसके ऊपर 10.63 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्योंकि सरकार का मानना है कि किसी भी देश में विकास की जो धमनी होती है, सिराएं जो होती हैं, वो परिवहन होता है। तो परिवहन नेटवर्क से ही भारत को विकसित किया जा सकता है। अगर भारत विकसित भारत का सपना दिख रहा है तो इसी से है। तो ये सड़क नेटवर्क से संबंधित है, अलग अलग परियोजनाओं को आपस में लिंक करेगी, जोड़ेगी और नया टारगेट सेट करके, चूंकि ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें परियोजना को बढ़ाया जा सकता है, परियोजना के लागत मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। तो 2 ही चीजें आपको जानना है कि भारतमाला परियोजना पहला स्टार्ट किया गया 25 अक्टूबर 2017 को। 21 मंत्रालय के अधीन संचालित की जाने वाली परियोजना है। तो सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाने वाली योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। 4 नंबर, रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किया जाने वाला आवास है, ठीक है। अब तो बोलिबे कीजिएगा, अब तो आपके आवाज से मधु टपकेगा और जो कॉपी पर टपका वो
आंसू था। ठीक है, देखो रूस के ग्रामीण इलाकों में जो है एक 3 कोना, 3 रंग का 3 कलर से करके ये मकान बनाया जाता है। इस तरीके से कि 3 कोणीय मकान है और तीनों में अलग अलग कलर बनाया जाता है। अरे रूस का है। इग्लू अगर जानना हो तो इग्लू मकान कहां बनता है जी? टुंड्रा प्रदेश में बनाया जाता है। तो ये भी बताइए कि किस जनजाति का आवास है? एस्किमो। किस जनजाति के द्वारा इग्लू मकान बनाए जाते हैं? ये बर्फ के गोले से बने हुए होते हैं। ठीक है, सोचो ठंड से बचने के लिए घर बनाया जाता है, लेकिन घर किस चीज का बनाया जाता है? ठीक है, तो कैसे वो बचाएगा जी? जो वहां ठंडी हवाएं चलती हैं, कम से कम उस घर में बर्फ के तो ठंडक रहेगी। ठीक है, लेकिन हवाओं की ठंडक से राहत आपको मिल जाएगी। इसीलिए देखो जो टीपी वर्ड है, टीपी, ये भी एक प्रकार का आवासी है और इसको जो बनाते हैं उस कम्युनिटी को बोलते हैं रेड इंडियन। क्या कहकर बुलाते हैं? रेड इंडियन। और दूसरा चीज क्या है? ठीक है, कि रेड इंडियन के साथ साथ एक कहां बनाया जाता है, अगर लोकेशन हो तो अमेरिका के क्षेत्रों में, रॉकी पर्वतमाला जो है ना, नाम सुने ना रॉकी पर्वतमाला का, उसी क्षेत्र के जो रेड इंडियन है उनके द्वारा ये विकसित किया गया मकान। तो यूर्त, अगर अगला वर्ड जानना हो कि यूर्त, तो उसको क्या बोलोगे? ये मध्य एशिया का मकान है। मध्य एशिया में जाओगे तो जो किर्गिज वगैरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र में कजाक जो जनजाति वगैरह है उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये सब नोट करते चले जाइए। कहने के लिए एक प्रश्न है, लेकिन इसमें 4 प्रश्न ही थे। ठीक है, एक्सप्लेन करोगे तो पता चलेगा कि यह एक प्रकार का भवन है। आगे आइए और चेंज करें, नोट करते जा रहे हैं ना? ठीक है, 4 नंबर के बाद आइए 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता सेनानी को, ठीक है, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप कुछ दिनों के एसएससी वगैरह के प्रश्न उठाएंगे तो आपको सब नजर आ जाएंगे आपको। लोकहितवादी, ये वर्ड यूज किया गया है गोपाल हरि देशमुख के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर महादेव गोविंद रनाडे को कहना हो, ठीक है, तो इनको लोग भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलते हैं। कहां पर? तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप जानते ही हैं कि इनको, ए वो ह्यूम को क्या बुलाते हैं जी? हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला के संत कह करके इनको हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, इनको खुद स्वामी विवेकानंद को ही विवेकानंद की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि इनका असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। तो विवेकानंद उनकी अपने आप में ही उपाधि है। ठीक है, और इनको सुभाष वगैरह बोलते थे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के आध्यात्मिक पिता है। रनाडे को पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ए वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। आइए, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? बताइए। महादेव देसाई। ठीक है, देखो अगर अलग अलग फैक्ट में जानोगे
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधीवादी हैं, लेकिन इनका सीधा तौर पर कोई संबंध नहीं। क्या इनको हम लोग कह के बुलाते हैं जी, बताइए? देश रत्न का टाइटल है जी। राजेंद्र प्रसाद को क्या कह के बुलाते हैं? देश रत्न के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था, राजनीतिक गुरु की संज्ञा प्राप्त थी। और C.F. एंड्रूज को क्या कह के बुलाते थे? देश बंधु का टाइटल दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो महात्मा गांधी के निजी सचिव हैं महादेव देसाई, ये जीवन भर उनका साथ निभाए, लेकिन जब महादेव देसाई का निधन हुआ तो गांधी जी इनके शव यात्रा में शामिल, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में, और महात्मा गांधी भी जेल में बंद थे। वहीं पर उनको दो खबर मिली थी कि उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का भी निधन हो गया है, निजी सचिव का भी निधन हो गया है, और दोनों ही के अंतिम यात्रा में गांधी जी भाग नहीं लिए थे, ठीक है। चलिए आगे आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर। अब लग रहा होगा तुम लोग के क्वेश्चन सब आसान है? बोलो तो कल फिर हरि दर्शन कराएंगे। ठीक है, कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पोर्ट है, ठीक। तो स्वेज नहर में ये चारों वर्ड है ना, चारों स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं, कोई बाहर से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे देखो स्वेज नहर है कि ये नहर बना हुआ है, तो इस नहर के इधर से जो सागर आता है उसको हम लोग कहते हैं भू मध्य सागर, और इसके जहां मिलता है अरब सागर में इसको हम लोग बोलते हैं लाल सागर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? पोर्ट सईद। जहां से स्वेज नहर में एंट्री लोगी, ठीक ना, वहां पर यहां पर जो स्थित पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, और जो इधर से आओगे लाल सागर में जहां मिलेगा तो इसका नाम है पोर्ट स्वेज, ठीक है। और जो पोर्ट टिमसा या पोर्ट ग्रेट बीटर बोल रहे हैं, ये इसी के अंदर के दो झील हैं, ठीक है। तो ए कहां है? यहां पर है। बी कहां है? यहां पर है। सी ऑप्शन यहां है और डी ऑप्शन यहां है, ठीक है। कोई बताएगा जी एक चीज और कि स्वेज जो नहर था, ये नहर की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। इसका मेन इंजीनियर कहां का रहने वाला था? फ्रांस का, और इसका नाम क्या था? फर्डिनेंट डी लिपिप्सा, ठीक है, इसका नाम है। लेकिन इससे भी ज्यादा इससे क्वेश्चन और पूछता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया, ठीक है। तो वो मिस्र के शासक थे, नाम था कर्नल नासिर, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा पूछता है कब किया गया स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, कब किया गया? यह भी एक प्रश्न है। 1956 में। अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो डेट ही पूछा गया है, ठीक ना। मतलब ऐसे समझो कि इसके ऊपर में यूरोप है, यूरोप के नीचे भूमध्य सागर है, स्वेज नहर के नीचे अफ्रीका है, और अफ्रीका का सबसे इधर वाला जो मुल्क है वो है मिस्र, ठीक ना। तो मिस्र को अपनी जरूरतों के लिए एक बांध बनाना था। मिस्र में सबसे बड़ा बांध है आसमान बांध, ठीक है। इसके लिए उसको पैसा चाहिए था, तो पश्चिमी देश जो थे वे पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये बोला कि अगर आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो हमारा ही बॉर्डर में ना कटिंग करके आप स्वेज नहर निकाले हैं इधर लाल सागर आने के लिए।
तो हम इसका राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते हैं, और जब मेरा राष्ट्रीय संपत्ति होगा तो जितना जहाज यूरोप का एशिया में घुसेगा सब पर हम टैक्स लगाएंगे, ऑलरेडी मेरे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हम अपना बांध बना लेंगे, छोड़ दीजिए आप लोग मत दीजिए। ठीक है, तो जब उसने घोषणा की तो हालांकि इंग्लैंड फ्रांस हमला कर दिए, ये नहर हम बनवाए हैं, पैसा मेरा खर्च हुआ है, इंजीनियर मेरा रहा है, तुम कहां जाओगे। ठीक है, लेकिन बाद में दुनिया मान ली कि ये मिस्र के अंडर में, कि उसी के भूभाग पर इसका विकास हुआ था। तो मिस्र में स्थित स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में द्वारा कर्नल नासेर, निर्माता फर्डिनेंड डिलीफा, और कब बना 1860। इसी में दो भीतर के भाग का नाम क्या है, पोर्ट टिम्सा और ग्रेट बियर, और जो भूमध्य सागर से मिलेगा वो पोर्ट सईद, और इधर से मिलेगा वो पोर्ट स्वेज। याद रहेगा। चलिए 7-8 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है और हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग बनाए भी होंगे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को एक और दूसरा नाम से बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, रेगोर मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी में किस चीज का खेती होता है जी, यहां गेहूं भी उगाया जाता है, चावल तो कदापि नहीं उगाया जाता है। ठीक है, दलहन भी हो सकता है, पूरा झारखंड कौन सा है, लाले लेटेराइट में नाम लोग हैं। ठीक है, अब मान लो कोई बकरी भैंस दिखने लगे तो हम क्या करें, नजर का दोष है। विशेषता का मतलब क्या होता है, जो उसका कॉमन फीचर हो, जो उसका एक्सेप्शन हो, उसकी विशेषता। अगर तुम 60 साल में जिए हो और एक दिन पूजा किए हो तो तुमको क्या पुजारी कहेंगे, तो रोज पूजा कर रहे उसको क्या भिखारी कहेंगे। चीज को तो कहीं हो जाए, हमारे घर के बगल में हो जाए, ठीक है, वहां ज्यादा फटे उसके अनुकूलन मिल जाए, बाकी तो मिल जाए तो हो सकता है, बट फीचर का मतलब होता है सामान्य। खादर ये दोमट मिट्टी का प्रकार है, क्या है, दोमट मिट्टी का प्रकार है। कहने का मतलब कि देखो, अगर भारत में देखोगे तो भारत के ऊपरी हिस्से से अगर जो पहाड़ के तली से नदियां उतरती हैं, तो अगर ये गंगा नदी का बहाव है, अगर यहीं से जमुना नदी निकल करके बह रही है, तो खादर मिट्टी उसको बोलते हैं जहां हर साल नई मिट्टी जमा हो, ताजी मिट्टी। जैसे हिमालय से नदी है, तो नदी गंगा हो चाहे जमुना, ये दोनों अभी जवानी में है, किसी को समझती नहीं है। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है कि जवानी जो है और पानी दोनों अपना रास्ता खुद खोजती है, तो किसी का सुनती नहीं है। ठीक है, तो ये नदी में पानी भी है और ऊपर से इसकी जवानी भी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं बूढ़ी नदियां हैं, ठीक है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियां युवा अवस्था में है। तो ये युवा है तो क्या करती है ना, कि जैसे हिमालय की जो अपनी मिट्टी है, निर्माणाधीन मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, अभी उसका निर्माण हो ही रहा है, तो बड़ा सॉफ्ट होता है, इसीलिए ना भूस्खलन उधर ही ज्यादा होता है। तो नदियां भी उन्हीं मिट्टियों को काट करके अपने साथ लाती हैं और पानी में घोल करके ढुलगाते लेकर के आती हैं। जब तक उनको बहाव नीचे मिलता है तब तक उसको लोढ़ते हुए लेके आती हैं, लेकिन जब ही बिहार वगैरह में आती है ना, तो इलाका हो जाता है तो समतल, तो पानी क्या हो जाता है, पूरा से फैल जाता है। तो पानी फैलेगा तो करहा कियारी अहरा पोखरा सब में भर जाएगा, यही ना होगा। तो वो पानी स्टेबल हो जाता है, तो पानी जहां चलना रुक जाएगा तो जो मिट्टी है भारी कण नीचे बैठ जाता है। धान के कियारी में देखते हो पानी एकदम ऐसा लगता है कि एकरे से मुंह धो ले या अपना चेहरा देख ले, एकदम साफ पानी रहता है धान के जड़ों के नीचे। क्यों? क्योंकि वहां पानी कुछ देर के लिए ठहरा तो जो भारी कण थे बैठ गए। तो जो बिहार में मिट्टी होती है ना, उसमें क्या होगा कि हर साल बाढ़ का पानी आएगा और नया मिट्टी बैठा देगा, तो हर साल एक लेयर बनते चला जाएगा, तो हर साल ताजी मिट्टी मिल जाएगी, जिसका उपजाऊपन बना हुआ। ठीक है, और जब ऊपर से काटते तोड़ते हुए आती है ना, तो अपने साथ कुछ कंकड़ वगैरह भी रखी होगी, तो मिट्टी के तुलना में कंकड़ क्या है, भारी,
तो वो जब आएगी तो जो भारी पत्थर लगकर होता है उसे बगल में छांटते चल जाती है। इसलिए नदी जब ही नीचे उतरती है तो देखता हो कि पहले इसका किनारा जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका थोड़ा बड़ा होता है, उसका बाद में उसका 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर गंगा का पाट नहीं लंबा हो जाता है। ठीक है, तो जो कंकरीली पत्थर के साथ मिट्टी लेके आती है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, आज एकदम फिल्टर मिट्टी पानी से लौटते हुए लेके आती है और मैदानी भाग फैलाती है उसको बोलते हैं खादर। तो खादर मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं क्योंकि ये हिमालय की मिट्टियां हैं, निर्माणाधीन है, नई मिट्टी है। इन मिट्टी का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है, पानी में घुलते हुए आती हैं तो बहुत छोटे छोटे बारीक कण में टूट जाती हैं और टूटने के बाद जब वो पौधों के ऊपर बैठती हैं। इसलिए बिहार में बाढ़ क्या है? अभिशाप नहीं है, वरदान है। ये वो खाली कोसी से तंग है लोग। ठीक है, और कोसी नदी से इसलिए ज्यादा तंग है कि वहां उस नदी का धारा ही नहीं पता चलता है कि किधर से बहेगी। ठीक है, नदी का बाढ़ आएगा तो बिहारी लोग मस्ती करते हैं, लेकिन कोसी नदी जब घर में आ जाती है तब बहने लगती है। कोसी के बारे में कहा जाता है कि कोसी में बाढ़ नहीं आता है, कोसी आती है, क्योंकि ढेर समतल इलाके में आती है तो उसको बहने का रूट नहीं मिलता है, तो जिधर ही उसको धार मिलता है उधर ही निकल जाती है। तो वो वहां का अभिशाप है। लेकिन हर साल बिहार में बाढ़ आता है, इसीलिए वहां इतनी अच्छी फसल भी उगती है। ये तो अभिशाप नहीं है, वरदान है। ठीक है, दोमट मिट्टी जो है वो भी खादर का ही, जलोढ़ का ही रूप है, ज्यादा उपजाऊ होती है। आगे बढ़िए, 9 नंबर, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पूना और महाराष्ट्र। तो जाते जाते ये भी आप लोग बता ही दीजिए कि बंगलुरु में कुछ है कि नहीं है? क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। याद नहीं है था, भले लबर लबर कर रहे थे, गलती बोल रहे हैं। अपना बेइज्जती सुन के तो लोग इतना अच्छा मुस्कुराते होइगा, बड़ा बात है। चलो ठीक है, और कहीं बताओ, हैदराबाद में कोई इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है? क्या है? ग्रामीण विकास संस्थान तो अलग चीज हो गया। कृषि से रिलेटेड बताइए। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। केवल भोपाल में कुछ नहीं है, खाली मुंह भोपाल है। ठीक है, ध्यान रखना, भोपाल में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको साइड में रखना। अक्सर ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन यही रहता है और ये परेशान भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 में 3 इंस्टीट्यूशन बताए हैं। 1 मिनट जाइए, नहीं रुको अभी। सर्वाधिक नगरीकृत भारतीय राज्य क्या बनाया था जी तुम लोग? केरल को बनाया, नहीं तो दिल नहीं भरा केरल से तो तमिलनाडु चला गया। एक क्वेश्चन तुम लोग के माइंड के साथ खेला कर गया। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का जो नाम है वो क्या है? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? हाँ, वहां लगभग 62.2% अर्बन एरिया है। बोले कि क्या है बता रहे हैं, तो ऑप्शन में नहीं बता दे रहे हैं बात के लिए। ठीक है, इस ऑप्शन में मिजोरम सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है। ठीक है, ये लगभग अप्रोक्स 52% है जी, 52.1। गोवा से 10% कम है, लेकिन इस विकल्प में सही उत्तर कौन था? इस सबको खिला करके चला गया। ठीक है, देखो अगर केरल को देखोगे तो केरल भी है, लेकिन ये लगभग 47% है। ठीक है, और उत्तराखंड तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, अगर उसके बाद अगर किसी का नंबर आ सकता है तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में 48.4। ठीक है, तो
तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कैसे? 48 से 47 छोटा है कि बड़ा है? ठीक है, याद रखना इसको, ठीक ना। इसमें एक दो जगह ऐसा है कि अभी क्वेश्चन क्या करता है कि जो सबसे टॉप वाला होता है, सर्वाधिक साक्षर पूछेगा, जब भी जनगणना वगैरह में क्वेश्चन अभी दे रहा है तो उसमें जो सबसे टॉप है, जो सबको ही जान रहा है, उसको छोड़ दे रहा है, बाकी सब दे दे रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ही सर्वाधिक खोजना है। ये तो लड़ाई करिएगा नहीं कि पहले आते हैं जैसे निपट करके एग्जाम छोड़ करके कि तो वैसे काहे दिया, हम कन्फर्म है कि गोवा होगा। ठीक है, अब तो जो है उसी पे लड़ाई लड़ना है, कोई उपाय नहीं है। हरी कथा अनंता है, जैसे सीखा अपना। चलो ठीक है, 10 नंबर के बाद आइए 11 नंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन का मुख्यालय कहां पर है? देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, ठीक है, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, यूएनईसी का मुख्यालय है नैरोबी में। देखो, तुम लोग को एक हम हिंट दे रहे हैं इस टॉपिक में, शायद काम आ जाए। रुपया पैसा का अगर बात होगा, फंड का, यूएनओ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इस सब पैसा का बात होगा। अगर फंड का बात होगा ना तो सीधे यूएसए चल जाना, उधर ही न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जहां मिल जाए, लेकिन मिलेगा वो अमेरिका में, इधर नहीं मिलेगा। ठीक ना। अगर एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर का किसी इंस्टीट्यूशन का पूछेगा कि मुख्यालय कहां है, तो आंख बंद करके चल जाना है इटली। ठीक है, खास करके रोम में। ठीक ना, एकदम फिक्स है कि आपको उधर ही जाना है। तो और तीसरा जो समाज सेवा वाला काम होगा, समाज सेवा मतलब जैसे WTO व्यापार, WHO हेल्थ, यूनिसेफ, सब स्विट्जरलैंड। ठीक है, मतलब विकास ओरिएंटेड। अच्छा, उड़ गया ये। अगर विकास ओरिएंटेड है तो इधर वियना, ये भी अभी फेमस है एक चीज के लिए जो काम कर रहा है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसको कुछ दिन पहले नोबेल अवार्ड भी मिला है अपने काम के लिए, इंटरनेशनल, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, IAEA। ठीक है, इसका मुख्यालय ये, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। यहां से कुछ नहीं याद करके जाइए तो कम से कम WTO और WHO और यूनिसेफ जैसे संगठन जरूर याद करके जाइए कि वहीं से रिलेटेड ये पूछेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, द हेग क्या है जी? यहां पर इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, ये 4-5 सेंटर को नजर में रखना चाहिए। चलिए 12 नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2005 में किस कमिटी के अनुशंसा पर किया गया? ठीक है, आप लोग महानोलोबिस पर खूब दिल लुटाए थे, गोपी जैसा हम देखे। ठीक है, देखो PC महानोलोबिस, ये भारत में वित्तीय प्रणाली के पिता हैं। इन्होंने आय के ऊपर रिपोर्ट बनाई। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय समिति इनके देखरेख में गठन हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के इनके सलाह पर बनाए गए। ठीक है, तो ये है, लेकिन 50 के आदमी हैं। ठीक है, एक योजना आयोग भी, जो पंचवर्षीय योजना भी बनाया गया है, उसका नाम भी PC महानोलोबिस के नाम पर है। तो भारत के बड़े अर्थशास्त्री हैं।
लेकिन आजादी के ठीक बाद के। यहां पर तुम लोग को बता दें कि केंद्रीय स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, ठीक है, इसमें PC महानोलोविस का नाम जुड़ा हुआ था, और यही संगठन जो है देश में आय संबंधी आंकड़ों को जमा करती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इस संगठन के द्वारा अलग अलग सर्वे करने की जरूरत महसूस की गई। तो इस सर्वे को करने के लिए 1970 के दशक में NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, और ये जो संगठन काम करना चालू किया तो प्रत्येक 2 वर्ष पर कभी कृषि पर कभी मजदूरी पर अलग अलग रिपोर्ट देती थी। बाद में हुआ कि यही दोनों संगठन को मर्ज कर दिया जाना चाहिए, तो इन दोनों को मर्ज करके 2 बार मर्जिंग की प्रक्रिया चली। अभी जो है सो CSO प्लस NSSO, इन दोनों को आपस में मर्ज करके एक नया संगठन बनाया गया है। 2019 से संगठन एक्टिव हुआ है और उसका नाम रखा गया है NSO, मतलब N यहां से लिया गया और SO यहां से लिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये संगठन है, तो ये बना है 2019 में काम करना चालू किया है। लेकिन यहां पर जो केंद्रीय सांख्यिकी कमीशन आयोग जो है, एक कार्यालय है एक प्रकार का, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ठीक है, NSC, इसका गठन 2005 में हुआ था। ये निकाय है, ठीक है, और इसका सिफारिश करने वाले व्यक्ति थे C. रंगराजन, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझना है कि देश में पर व्यक्ति का आय क्या है, देश का आर्थिक उन्नति कैसे हो, डाटा चाहिए ना, जो तुम लोग GDP, GNP, NNP, पर कैपिटा इनकम वगैरह निकालते हो, तो इसमें इसी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, NSO और NSC। ये NSC ऑफिशियल वर्क करता है और NSO वैसे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर चलिएगा तो, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई? और हम कहें चतुर्थ तो देखो, इस ऑप्शन के अनुसार आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? तृतीय। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें मुख्य फोकस किया गया था कृषि के ऊपर। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उस पर मुख्य फोकस किया गया उद्योग के ऊपर। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आई उसमें कृषि उद्योग दोनों को मिला करके आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है। लेकिन तृतीय योजना 100% फेल थी, ठीक है। तो इसके बाद एक कब से कब तक चला? 1951 से 56, ये 56 से 61 और ये 61 से 60। जब ये फेल कर गया तो योजना को ब्रेक कर दिया गया था, और योजना को ब्रेक करके 66 से 69 तक 3 साल एक साल की योजना बनाई गई, ठीक है। इसको योजना अवकाश बोलते हैं, प्लानिंग हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद जब 1969 में चौथी योजना शुरू हुई तो फिर से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का ही लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो चूंकि आत्मनिर्भर इकोनॉमी का सपना उधर टूट गया था तो उसी को अगले में भी कंटिन्यू किया गया। तो इस ऑप्शन के अनुसार सी भी सही है, और लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना हो तो सी सही, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ और वर्ड भी जोड़े गए थे। अस्थायी विकास के लिए आत्मनिर्भर कुछ वर्ड जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में चर्चित किस कृषि वैज्ञानिक का निधन हुआ? नॉर्मन बोरलॉग। इनको विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। वर्गीस कुरियन दूध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है।
और देवेंद्र शर्मा ये भी कृषि एक्सपर्ट ही है, अभी आर्टिकल वगैरह लिखते रहते हैं, भारत सरकार को चिताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें निधन जिसका हुआ है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में खाद्य आपूर्ति का भी जनक कहा जाता है। इनके पहले भारत की आबादी को खिलाने के लिए अनाज नहीं थे और कटोरा लेके भारत भीख मांगते चलता था और लोग इसको कटोरा लेकर के इस घर से उस घर दौड़ाते भी रहते थे। जब अकाल पड़ता अमेरिका जाइए, अमेरिका कनाडा में भेज देता, कनाडा की सरकार अपना गेहूं जहाज से समंदर में डुबा देती लेकिन भारत को नहीं देती थी, ठीक है। और इस तरीके से भारत दुनिया में भीख मांगते चलता था कि हमको कम से कम अकाल के समय में खाद्यान्न आपूर्ति कीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से ही इंदिरा गांधी के पीरियड में हरित क्रांति हुई और भारत अपने खाने पीने की जरूरतों में उसी समय जो आत्मनिर्भर बना वो आज तक बना हुआ रह गया है। ये चेन्नई में पैदा हुए, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है। गेहूं की नई नई प्रजाति विकसित किए और उसी से भारत का खाद्यान्न संकट दूर हुआ। आइए 15 नंबर, भारत में कार्यरत कौन सा देसी बैंक की श्रेणी में नहीं आता? तो कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज और एक्सिस, ये दोनों सरकारी नेशनलाइज्ड और ये दोनों ये प्राइवेट। लेकिन बेसल किसी बैंक का नाम नहीं है। ये बैंक मानक, बैंक का स्टैंडर्ड होता है, बैंक मानक का प्रतीक है। बेसल दरअसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इसी शहर में विश्व बैंकिंग कम्युनिटी की बैठक बुलाई गई और बैंकों को इस रैंकिंग दिया जाने लगा कि जिस बैंक के पास इतनी पूंजी होगी, इतनी तरलता होगी, ठीक है, इतना ऋण होगा, इतना इतना जो कैटेगरी को पूरा करेगा उस बैंक को हम बोलेंगे कि बेसल 1 में आता है। तो बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसल 4 तक का भी मानक चला गया है और भारतीय बैंक लगभग बेसल 3 मानक को पूरा करते हैं। इसलिए दुनिया में भारतीय बैंकिंग सेक्टर की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा में से आता है। बैंकिंग सेक्टर की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है। नहीं तो अपना पैसा जमा करिएगा बैंक में कभी भी, और शक हो जाए तो कि वहां पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन माहौल है इसके लिए, तो बेसल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आइए, विश्व अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन बताएगा? 3rd, पहले दूसरा था, अभी तीसरा हुआ है। नंबर 1 पर कौन है? चीन। और नंबर 2 पर कौन है? यूएसए, ठीक है। चलिए 17, नॉर्मन प्रिजार्ड चर्चित है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसका उत्तर दिया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आपके क्लास में हम स्पोर्ट्स वाला टॉपिक करवाए हैं और उसमें इनके नाम की चर्चा किए थे कि ओलंपिक में ज्यादा नहीं तो किन किन खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, उनके नाम की चर्चा किए थे ना जी, ठीक है। नॉर्मन जो पिजार्ड हैं, ये 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, राइट। 1900 में पहली बार एक प्रवासी भारतीय के तौर पर जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में हुआ था और इसमें भारत की ओर से भाग लिए थे नॉर्मन प्रिजार्ड और इन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। जिस प्रतियोगिता में भाग लिया वो प्रतियोगिता का नाम था दौड़ और यहां पर उन्होंने दिया 2 रजत, ठीक है, 2 रजत पदक जीता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्यक्ति के तौर पर पदक जीतने के लिए 1900 के बाद 1904 में भारत के पास कोई पदक नहीं था, 1908 में कोई पदक नहीं था, 1912 में कोई पदक नहीं था, 1916 में विश्व युद्ध के कारण हुआ ही नहीं ओलंपिक, ठीक है। 1920 में कोई पदक नहीं था, 1924 में कोई पदक नहीं था, 1928 में पहला पदक आया हॉकी में जो संयुक्त तौर पर आया।
1928 के बाद 1932 में कोई पदक नहीं, 1936 नहीं पदक है, क्योंकि हॉकी का लगातार भारत 6 स्वर्ण पदक जीतेगा, लेकिन पर्सनल व्यक्ति में कुछ नहीं है। 32 में हॉकी का स्वर्ण, 36 में हॉकी का स्वर्ण, 1940 में नहीं हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, 1944 में नहीं हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, 1948 में हुआ तो हॉकी का स्वर्ण पदक जीते, 1952 में पहला बार एक पदक भारत फिर आया एकल प्रतियोगिता में, ठीक है। और 52 के बाद फिर जो सूखा, कभी सूखले रह गया, जाके ब्रेक किए 1996 में जब लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता टेनिस का। तो ओलंपिक में नॉर्मन पिजार्ड बड़ा नाम है कि पहला टूर्नामेंट में प्रवासी भारतीय के तौर पर भाग लिए और 2 रजत पदक जीते। उसके बाद एकल का पदक 52 साल के बाद आया। कोई एक खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीते, ये 52 ईयर्स के बाद रिपीट हुआ था, इसलिए एक बड़ा नाम है। आगे चलिए, तब तो पता चल गया ना किस क्षेत्र में है, कि टिक मारना होगा। इज्जत भी कोई चीज है। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन है चाइना कप किस खेल से संबंधित है? देखो चाइना कप जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, ठीक है। चाइना कप नाम चाइना है, वैसे जिम्नास्टिक दुनिया में सबसे अव्वल कंट्री में आता है रसिया। रसियन जिम्नास्ट के टक्कर के पूरे विश्व में कहीं भी जिम्नास्ट नहीं है, लेकिन जिम्नास्ट के क्षेत्र में कौन सा कप होता है? चाइना कप। अरे तो बताओ जी, पोलो के खेल में सर्वाधिक पदक कौन चलता है? एजार कप। याद रखिएगा बी के लिए। ए गोल्फ के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जिस पदक की चर्चा होती है उसका नाम क्या है? राइडर कप। कुछ कुछ पढ़ना होगा, इसे दुनिया थोड़े ना चलेगा। सी ब्रिज के सेक्टर में जाइएगा तो एक चर्चित पदक आता है होलकर ट्रॉफी, वैश्विक चैंपियनशिप के बाद होलकर ट्रॉफी, ये भारत से रिलेटेड है, ठीक है। और चाइना कप तो आप जान ही रहे कि किस खेल से संबंधित है, बोलिए। अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन सब आसान है, शकल देखने से तो लग रहा है एकदम भोला भाला आदमी है सब। चाइना कप किससे संबंधित है? आप सुबह से के चाइना चाइना के लिए रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत रहता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट टाइम चल रहा है तो भारत में प्रथम महिला स्नातक होने का गौरव किसे? ये नाम है कादम्बिनी गांगुली का, ठीक है। मदर टेरेसा ये शांति का नोबेल अवार्ड जीती है इसलिए फेमस है, और सरोजनी नायडू कहना ही नहीं है, कवयित्री है, हैदराबाद में जन्मी है, ठीक है। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल का है ना इनको गौरव प्राप्त जी। और बताओ इनके साथ क्या है? भारत की प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, प्रवासी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, और शुद्ध भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इनके साथ चलता है। तो आपको इस विकल्प में आंसर मिल चुका है। प्रेमा मुखर्जी का नाम पता नहीं क्यों आया है। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य देश कौन है? सबसे अंत में आजाद होने वाला भी है। सूडान एक कंट्री था, उसी से टूटा है। तो सूडान से 2 देश बने हैं, क्या नाम है? सूडान से 2 देश टूटे, क्या नाम है? एक का नाम है सूडान और दूसरा का नाम है दक्षिणी सूडान। लेकिन अपना मन से उत्तरी पश्चिमी पूर्वी में नहीं तोड़ देना है, जिधर मन किए
उधर से तोड़ दिए, ठीक है। एक का नाम है सूडान और दूसरा का नाम है दक्षिण सूडान। ये कितने नंबर का देश होगा जी? 193, 193वां देश है जो यूएनओ में शामिल हुआ है। इसके बाद अभी तक कोई और शामिल नहीं हुआ है। चलिए आगे आइए। देखो क्वेश्चन तुम लोग के हर सेगमेंट से, न इतिहास है न पॉलिटी है, उससे नहीं है, क्षेत्रवार जहां जहां से क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा सकता है वहां वहां से एक क्वेश्चन है। देखो आईटीबीपी यही ना है, तो आईटीबीपी का जो गठन हुआ था ये 1962 में हुआ था। इसको याद करने का सबसे आसान फॉर्मूला तुम लोग को बताते हैं। क्या हुआ कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत बुरी तरीके से हारा। यहीं पर भारतीय फौज को महसूस हुआ कि हिमालय का क्लाइमेट जो है वो अलग है और उस क्षेत्र के लिए एक अलग फोर्स की आवश्यकता है जो उस क्षेत्र में एक्टिव रहे, काम करे, ठीक है। तो आईटीबीपी का गठन हुआ था। तो 1962 में युद्ध भी हुआ और उसी वर्ष आईटीबीपी का गठन भी हुआ। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। चलिए अब यहां पर आता है चौथा क्वेश्चन जिसमें डी ऑप्शन हवा हुआ है। पहला है सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस है? खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नेता थे। और जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये प्रांत है। इनके संगठन का नाम था लाल कुर्ती, और इसी को बोलते हैं खुदाई खिदमत गार, ठीक है। और इसी संगठन के तहत इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, ठीक है। बंग बंधु इस पर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा कि विदेशी आदमी कहां से आ गया, लेकिन बंग बंधु ठीक ऑप्शन है। ये नाम था जो है शेख मुजीबुर रहमान का। शेख मुजीबुर रहमान ने ही अवामी लीग पार्टी बनाई थी और इन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था। इन्होंने ही बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और पाकिस्तानी फौज को पराजित करके निकालने में हुआ। तो ये चर्चित नाम इनका यही है, बंग बंधु, ठीक है। देखो इनका नाम दो तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। पहला, ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं, मुक्तिदाता हैं। तो दूसरा, सार्क, SAARC, जिसको दक्षिण बोलते हैं हिंदी में, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसके ही प्रणेता है। इन्हीं के अपील पर सार्क का गठन हुआ था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी में क्या है? ये भी सही है। तो क्या करें? देखो डी ऑप्शन में था जन नायक, ठीक है, और ऑप्शन के सामने क्या दिया हुआ है? जय प्रकाश नारायण। तो सवाल है कि तब गलत कौन हुआ जी? सब तो सही है। नहीं, एक गलत है डी। जय प्रकाश नारायण को उपाधि है लोकनायक, समझ गए, और जन नायक है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। जन नायक का टाइटल किसको मिला हुआ है? कर्पूरी ठाकुर को मिला हुआ है, बिहार। और लोक नायक भी बिहार से हैं, जयप्रकाश नारायण। तो लोक और जन में आपको चीनी के शरबत में गुड़ का भेलिया पड़ गया। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार में नामित होने वाली भारतीय फिल्म कौन नहीं है? अभी जो लेटेस्ट होगा वह इसका उत्तर दे सकेगा। नहीं है?
विश्वास लगा था? बोलिए। लगान को तो रखा गया है, बताइए। रंग दे बसंती भी था। लड़ाई किसमें है? तो सही उत्तर कौन है? बाकी तीनों गलत उत्तर। 2023 में अभी चर्चा ही नहीं हुआ है, ठीक है, कि कौन जाएगा, इसीलिए ये अनुमानित है। एक ऑप्शन जानबूझ के तुम लोग को स्लो दिए थे, ठीक ना, और नहीं तो इसके जगह पर एक दूसरा ऑप्शन हम डालने वाले थे, लेकिन सोचे कि चलो थोड़ा राहत दे देते, पठान आसान कर देगा काम। चलिए 24 नंबर, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देविका रानी को। गायिका थी और नायिका भी थी, ठीक है, फिल्मों में भी काम की हैं। जब शुरू लता मंगेशकर गाती थी तो लोग बोलते थे कि इनकी कॉपी कर रही हैं देविका रानी की, लेकिन लता मंगेशकर जब गाई तो दुनिया में कोई आदमी उनका कॉपी नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखो, हालांकि तुम लोग को बता दे, तीनों नाम ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित हैं। पृथ्वीराज कपूर को भी मिला है, सोहराब मोदी को भी मिला है और लता मंगेशकर को भी मिला है। ये चारों ही दादा साहब फाल्के विनर हैं, लेकिन जहां प्रथम की बात आएगी तो देविका रानी। जब भी एग्जाम में गलती करवाता है तो पृथ्वीराज कपूर गलती करवाते हैं, ठीक है। आइए, द ग्रेट इंडियन नोबल, ठीक है, ये किसकी रचना है? चेतन भगत, अरविंद अडिगा, बिल गेट्स या किसकी? सही में इसका आंसर हमने गलत दिया था, वही है। हाँ, इसका उत्तर है शशि। चलो तो बता दो हमको, जैसे बिल गेट्स की सबसे चर्चित रचना कौन है? माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ। और एक और है, बताओ। द रोड अहेड, हाँ, द रोड अहेड। अरविंद अडिगा की एक चर्चित रचना जो अभी एग्जाम में उठा रहा, सिलेक्शन डे, ठीक है। चेतन भगत की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सब लड़कियों पर हैं, ठीक है। हाफ गर्ल फ्रेंड, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है? ये सही है। मिशन इंद्रधनुष में शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य सब है। शिक्षा से नहीं है, खेलकूद से, इससे है, इससे, ठीक है। कुपोषण से दूर करने के लिए भारत सरकार एक अभियान चला रही है, पोषण 2.0, ठीक है। लेकिन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण किया जाता है बच्चों को, जो उनके फ्यूचर स्वास्थ्य के लिए और वर्तमान के लिए बेहतर हो। चलिए, स्वराज शब्द का प्रयोग किस भारतीय द्वारा सबसे पहले किया गया? ठीक है, देखिए इसका अगर आराम से आंसर देना होगा तो बहुत सारा लोग बाल गंगाधर तिलक की ओर जाएंगे, गए भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती 4 शब्दों के जन्मदाता हैं: स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रभाषा।
ठीक है। पहला व्यक्ति जिन्होंने कहा स्वदेशी एवं बहिष्कार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करो, भारत को स्वराज चाहिए और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास होना चाहिए। ये चारों वर्ड के जन्मदाता स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वराज को लोकप्रिय बनाने, स्वराज को शब्द को मतलब राजनीतिक इस्तेमाल करने का क्रेडिट जो है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और अरविंद घोष भी इसमें आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के बाद 28, हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध है, ठीक है, कहां बनता था? हेलेनिस्टिक आर्ट किस कला शैली की विशेषता है? चोरी चोरी चुपके चुपके उत्तर दे के बोल के क्या मिलेगा? देखो, जो हेलेनिस्टिक आर्ट है ना, वो दरअसल बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको कहते हैं कि हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास जो हुआ वो गांधार कला शैली में हुआ। कहां हुआ? गांधार कला शैली। और गांधार कला शैली का विकास कहां पर हुआ था? तो पाक एवं अफगान सीमा पर, ठीक है। और ये किसके मदद से हुआ? तो यूनानी लोग जब इस क्षेत्र में अपना कब्जा किए थे तो यूनानियों ने ही हेलेनिस्टिक आर्ट विधि से गांधार कला में सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के भाई, उनकी पत्नी, सबके चित्र बनाए गए थे। एक धार्मिक शैली है। इसके समकक्ष भारत में दो भारतीय कला शैलियां आई। दूसरा का नाम था मथुरा शैली और तीसरा का नाम था अमरावती शैली। अमरावती शैली सातवाहन राजाओं ने साउथ इंडिया में विकसित किया। मथुरा शैली का विकास करने का श्रेय कनिष्क को जाता है और गांधार शैली को विकसित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जितने भी आदमी का मुंह बनाया जाता है एकदम गोल गोल गोल, मतलब सब के बाल घुंघराला, सब खाइल पिलियर घर के लड़का, गोल गोल फुलल फुलल गाल, ललाट भरा हुआ, तुंद हल्का सा बैठा हुआ, मतलब हर आदमी लगे कि इसकी मम्मी डाबर लाल तेल लगाई है। डाबर लाल तेल का जो बच्चा का प्रचार होता है उसी प्रकार का एकदम सेम टू सेम जो है वो चलता है। तो उसी प्रकार एक हेलेनिस्टिक आर्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियलिस्टिक आर्ट, मतलब ये आदर्शवादी शैली है, इसमें हर आदमी एक ही टाइप का दिखता है। और मथुरा कला शैली को हम लोग बोलते हैं रियलिस्टिक आर्ट, क्योंकि इसमें कोई दुबला पतला है तो दुबले पतला है, कोई साल चदर ओढ़ ले है तो साले चदर ओढ़ा है, सबका अलग अलग एक फंक्शनिंग तय की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग चला। चलिए हेलेनिस्टिक आर्ट के बाद आगे बढ़िए। तो कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नेशनल इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया जाता है? तो 352, इसका संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। 356, इसका संबंध राज्य आपातकाल से है। राज्य आपातकाल को आप किस नाम से बुलाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसके तहत गवर्नर के सिफारिश पर, ठीक ना, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। और 355 आपातकाल के पूर्व का क्या क्या विधि हो सकता है उसकी चर्चा करता है, ठीक ना। तो ये आर्टिकल में ध्यान रखना है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, और 355 वित्तीय आपातकाल के नेशनल आपातकाल के पूर्व की अनुशंसा है, ठीक है, उसमें देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कौन सा जोड़ा असुमेलित है? छऊ झारखंड में होता है, पांडवानी छत्तीसगढ़ में है, इसकी सबसे बड़ी नर्तक है तीजन बाई। काठी केरल में नहीं होता है, तो सवाल उठता है कहां होता है? तो पश्चिम बंगाल का है। और
झूमर, ठीक है, घूमर। झूमर झारखंड में भी होता है, ठीक है, और उत्तर भारत में लगभग लगभग सभी जगह होता है, ठीक है। घूमर राजस्थान में होता है और गरबा और तमाशा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन है। अब आप लोग को लग रहा है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन यही है, शकल के छोटे हैं लेकिन मेहनत का मांग करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाद में हम लोग मिलेंगे और अगले दिन झारखंड पर 30 क्वेश्चन लेके आएंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। कल नहीं, कल संडे है, तो कल तो जो मेरा नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट बचा हुआ है उससे रिलेटेड क्लास है, ठीक है। चलो, इसको तुम लोग को एक चीज और जो था सो, अगर पढ़ते पढ़ते ढेरे दिमाग तुम लोग का खराब हो गया है, तो आप सोच रहे थे कि कल नहीं होगा तो क्रिकेट मैच का आयोजन करवा देंगे, पतंजलि आईएएस एकेडमी वर्सेस पीआरसीसीएस। तुम लोग पतंजलि आईएएस एकेडमी में है, पढ़ भले रहा है पीआरसीसीएस में। हैं? पक्का? वो तो बताया जाएगा, तो सब बताया जाएगा, आधा अधूरा थोड़े ना बताया जाएगा। लेकिन भाई अपना इज्जत संभाल के रखना। ठीक है, तो आज सूचना नहीं होगा तो हम डलवाएंगे शाम को 4-5 बजे के बीच में। किस ग्राउंड में, कहाँ होगा? होगा तो मोराबादी में, लेकिन मोराबादी में 20 जगह है। अपना टीम बनाने वाला जाने। पतंजलि आईएएस एकेडमी का कप्तान दीपक रहेंगे, हम पीआरसीसीएस में रहेंगे। ठीक, सीधी बात। चलो ठीक, इसको रखेंगे तो फर्स्ट हाफ में रखा जाएगा आप लोग को 8 बजे से ही 12 बजे के बीच में, और 2 बजे